गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। तो सुबह की शुरुआत, संडे की शुरुआत आप हमारे साथ करें, हमारे इस बुलेटिन के साथ करें, क्योंकि इस बुलेटिन के साथ आप जैसे ही जुड़ेंगे आप हर खबर से हो जाएंगे अपडेट, और साथ ही हम आपको इंस्पायर भी करेंगे कि आप कैसे रह सकते हैं बिल्कुल फिट। बिल्कुल, तो इसीलिए इस बुलेटिन में अगले 1 घंटे हम आपको दिखाएंगे खबरें एकदम अलग अंदाज में। आपके राज्य, आपके शहर में क्या हो रहा है ये हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और सैलाब की आफत की तस्वीरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल को दहला देने वाली हैं। जरा सोचिए आप कि अगर आप बाइक या स्कूटी से कहीं जा रहे हैं और सैलाब में आपकी गाड़ी फंस जाए तो फिर आप क्या करेंगे। ऐसे ही डराने वाली तस्वीर धर्मशाला से सामने आई है, जरा आप भी देखिए। हिमाचल प्रदेश में नॉनस्टॉप तबाही जारी है। हिमाचल में कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं जमीन धंस रही है, जिसने पहाड़ी राज्य में लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। हिमाचल के अलग अलग हिस्सों से आए दिन डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। ताजा तस्वीरें धर्मशाला की है जो रोंगटे खड़े कर रही है। तेज रफ्तार सैलाब बह रहा है, चीख पुकार की आवाज आ रही है। देखिए कैसे तेज बहाव के बीच एक लड़की जान की मदद मांग रही है। वीडियो धर्मशाला से पालमपुर जाने वाली रोड का है, जहां पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि रास्ते में एक स्कूटी सवार लड़की फंस गई। बहाव इतना तेज था कि लड़की सैलाब में बहने लगी, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से स्थानीय लोगों ने उसकी जान बचाई। ये हाल सिर्फ धर्मशाला का नहीं, हिमाचल के ज्यादातर हिस्सों में तबाही का मंजर कुछ ऐसा ही है। तकरीबन बीते 1 महीने में खूबसूरत पहाड़ी राज्य हिमाचल ने नॉनस्टॉप तबाही देखी है, जिसके कारण हुई आपदा के बाद राज्य सरकार ने 6 जिलों में निर्माण कार्यों के लिए पहाड़ों पर कटान पर 16 सितंबर तक रोक लगा दी है। बारिश और लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा बर्बादी कुल्लू, मंडी और शिमला में देखने को मिली है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार का ये आदेश भी कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा, सोलन और चंबा जैसे जिलों के लिए जारी किया गया है। और सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। ओडिशा से लेकर बिहार तक बाढ़ और बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भुवनेश्वर में जल जमाव हो चुका है तो वहीं दरभंगा में छोटे छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। ओडिशा में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। बीते दिन हुई तेज बारिश के बाद भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जगह जगह जल जमाव है, सड़कों पर पानी का कब्जा है, गाड़ियों के टायर पानी में डूबे हैं। भुवनेश्वर के कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है। जलभराव के चलते हालात ऐसे हैं कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। भुवनेश्वर इस्कॉन मंदिर के पास ओल्ड टाउन, नयापल्ली और यूनिट 4 जैसे रिहायशी इलाकों में जलभराव ने भुवनेश्वर नगर निगम की तैयारियों की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। ओडिशा में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश आफत बनी हुई है। नेपाल की ओर से छोड़े गए पानी की वजह से बिहार के कई हिस्सों में मुसीबत खड़ी हो गई है। दरभंगा के करीब आधा दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। लोगों के पास गांव से निकलने के लिए एकमात्र सहारा नाव ही बचा है। बाढ़ का पानी आने से इस इलाके के करीब 25,000 की आबादी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चा के लिए भी और गांव वाले के निकलने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। कितना संख्या में बच्चा होगा? बच्चा कम से कम 50 संख्या में है। एक मोहल्ला से पढ़ने के लिए जाता है। पढ़ने के लिए जा रहा है। डर नहीं लग रहा है बच्चा को कुछ? बच्चा सब जो है ट्यूशन जा रहा है, इसीलिए करके कि कभी भी नाव से जख्म भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ प्रभावित इलाकों के बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। बच्चे नाव से ही नदी पार कर पढ़ने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं। चीन झटपट बिल्कुल अलग अंदाज में खबरें होंगी, रफ्तार में। लेकिन अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से जो हादसा सामने आया वो दिल को दहला देगा। दरअसल यात्रियों से भरी एक बस पलट गई, जिसमें एक बच्चे समेत 2 की मौत हो गई है। और खबर ये भी है कि जिस तरीके से ये बस पलटी और यात्री उसमें फंस गए, उन्हें बाहर निकालना भी बहुत मुश्किल भरा काम था। अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए आप। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। 44 यात्रियों को लेकर जा रही बस अचानक पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है। ये पूरी घटना खैरी नाका के पास की है।
जहां यात्रियों से भरी बस नरसिंहपुर से गाडरवारा की ओर जा रही थी। इस दौरान खेरी नाका के पास हाईवे पर एक बाइक सामने आ गई। बाइक को बचाने के चलते बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के पलटते ही सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सवारियों ने जैसे तैसे बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बाहर निकलने में मदद की और फिर बस को क्रेन से उठवाया गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। खबर अब मध्य प्रदेश के सिवनी से, जहां एक चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। सड़क पर घंटों इस आग के तांडव की वजह से जो ट्रैफिक था उसको रोक दिया गया। इतना ही नहीं, बाद में तो ट्रैफिक को डाइवर्ट भी करना पड़ा है। लेकिन ये आग लगी कैसे, इसके पीछे की वजह क्या है, उस रिपोर्ट में देखिए। बीच सड़क पर धू-धू कर एक ट्रक चल रहा है। ट्रक से उठ रही आग की लपटें डरा रही हैं। सड़क पर आग का गोला बने इस ट्रक की तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की हैं, जहां देर रात एक ट्रक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। नेशनल हाईवे 44 पर अज्ञात कारणों से एक ट्रक में अचानक आग भड़क गई। भड़की आग के लपटों में ट्रक भयंकर तरीके से जलने लगा। आग की घटना के चलते 4 लेन सड़क के एक हिस्से में ट्रैफिक रोक दिया गया। मौके पर पहुंचे बंडोल थाना प्रभारी ने ट्रैफिक डाइवर्ट कर हाईवे को खाली कराया। सूचना पर दमकल वाहन भी पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक में भड़की आग पर काबू पाया। ट्रक नागपुर से जबलपुर जा रहा था, जिसमें एक कुशा से बनी चटाइयां भरी हुई थी। फिलहाल ये पता नहीं लग सका है कि आग किन कारणों से लगी। ट्रक में आग जिस वक्त लगी तब उसमें ड्राइवर और हेल्पर भी मौजूद थे, जो आग की चपेट में आने से झुलस गए। फिलहाल दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी आग का तांडव देखने के लिए मिला है। एक साथ कई ट्रकों में आग से हड़कंप मच गया और एक साथ कई ट्रकों में अचानक आग लगी कैसे, उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट इस खबर में देखिए आप। सड़क पर खड़े कई वाहनों में आग लगी है। काफी दूर से ही आग की लपटें दिख रही हैं। बड़े वाहनों के साथ आग से पूरा इलाका दहला हुआ है। सड़क पर आग के तांडव की ये तस्वीरें चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे से सामने आई हैं, जहां मिल के पास खड़े एक ट्रक में अचानक आग लग गई। इस दौरान ट्रक के साथ खड़े 2 अन्य ट्रक भी जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, जिसमें ड्राइवर को हल्की चोटें भी आई हैं। लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये आग सबसे पहले एलपी ट्रक में लगी, जिसके बाद साथ में खड़े सीमेंट के टैंकर में भी आग फैल गई और देखते ही देखते पास में ही खड़ा सीमेंट से लदा एक और ट्रक भी आग की चपेट में आ गया, जिसके बाद हाईवे पर आग का ऐसा खौफनाक मंजर हो गया कि ट्रैफिक रोका गया और घंटों की मशक्कत के बाद तीनों ट्रकों में लगी आग को बुझाया जा सका। आगजनी की इस घटना में आगे खड़ा ट्रक और कैंटर पूरी तरह से स्वाहा हो गए। वहीं तीसरे ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह से जल गया है। और राजस्थान में एक महिला के साथ जिस तरीके से उसके ससुराल वालों ने व्यवहार किया, ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जी हाँ, कल तो राज्य के सीएम पीड़िता से मिलने के लिए भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां पर काले झंडे दिखाए गए। रिपोर्ट देखिए। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। प्रतापगढ़ के धारियावाद में एक महिला को जिस तरह निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो मानवता को चीरने वाला है। इस मामले में महिला के पति समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत खुद पीड़ित से मिलने पहुंचे, 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। सब लोग एक्टिव हो गए और रात को ही जो मेन मुलजिम थे उनको अरेस्ट किया है, 3 लोगों को। सुबह और अरेस्ट हो गए, कुल 10 अरेस्ट हो चुके हैं। और भी कोई मुलजिम होगा, नाम आएगा उसका, उस पर कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐसी घटना अमानवीय घटना है। आप एक महिला के साथ में जो इस उसको निरस्त किया गया, आप सोच सकते हो कि इससे बड़ी घिनौनी घटना क्या हो सकती है। वहीं जब गहलोत पीड़ित के गांव की ओर जा रहे थे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए। बताया जा रहा है कि ये झंडे बीजेपी जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने दिखाए। वहीं राजसमंद से सांसद दिया कुमारी ने भी पीड़ित महिला से मुलाकात की। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, ये कांग्रेस सरकार की नाकामी है। लगातार जितनी महिलाओं पे जितना दुष्कर्म बढ़ा है, बलात्कार की घटनाएं, उत्पीड़न की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं महिलाओं पे जितनी बढ़ी हैं,
भी राजस्थान में आप इतिहास देख लीजिए, किसी भी शासन में नहीं हुई जितनी इस कांग्रेस के राज में बढ़ी है। बीजेपी इस मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आरोप लगा रही है कि इस सरकार के कार्यकाल में अपराधों पर कोई लगाम नहीं है। और अब से थोड़ी देर में यानी कि 7:27 पर आपको दिखाएंगे खबरें एकदम अलग अंदाज में। खबर झटपट सिर्फ 2 मिनट में। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप लगातार बने रहिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन के साथ। पावर्ड बाय MDH चंकी चाट मसाला, लाइफ में असली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। खबर महाराष्ट्र के जालना से, जहां मराठा आरक्षण को लेकर के अभी भी तनाव पसरा हुआ है। दरअसल शुक्रवार को यहां पर लाठीचार्ज हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गए। अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। महाराष्ट्र के जालना में शुक्रवार को जबरदस्त हिंसा हुई थी, जिसके बाद से यहां तनाव है। मराठा आरक्षण को लेकर यहां पिछले कुछ दिनों से आंदोलन चल रहा है। ये लोग मंगलवार से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन ये आंदोलन शुक्रवार को हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हो गई। दर्जनों पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए। शनिवार को भी हालात तनावपूर्ण रहे। राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। एक वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने कहा कि जालना में हुई दुर्घटना बेहद दुखद है। शिंदे ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। हालात फिर न खराब हो, इसके लिए पूरे क्षेत्र में पुलिस तैनात है। Presently, the situation is well under control. We have deployed adequate force in the city as well as in the interiors. We have received 3 companies of SRPF. And we have additional force has been given from the neighboring districts as well. And we have appealed to the masses to help police and government to establish peace in this area and not to believe in any kind of rumors. पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिससे हालात बिगड़ गए। वहीं पुलिस का कहना है कि मनोज जरांगे के समर्थकों ने पहले पत्थरबाजी शुरू की, उसके बाद पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। मनोज जरांगे के नेतृत्व में ही ये आंदोलन चल रहा था। Stone pelting was initiated by the mob supporting Mr. Manoj Jarange, and then police has to resort to use of force. That is the fact. इस घटना के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज की निंदा की है। विपक्षी नेता जालना पहुंच रहे हैं। खबरों के मुताबिक आज मुंबई में दादर प्लाजा के पास सकल मराठा समाज के लोग आंदोलन करने उतरेंगे। तो एक देश एक चुनाव, इस मुद्दे को लेकर सियासत काफी गर्म है। केंद्र सरकार की तरफ से 2 सितंबर को बकायदा एक कमेटी बनाई गई है जिसमें 8 सदस्य होंगे। हालांकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने साफ कहा है कि वो इसमें काम नहीं करेंगे। तो इसको लेकर कैसे बवाल बढ़ता जा रहा है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। एक देश एक चुनाव, केंद्र सरकार ने इसकी ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। 2 सितंबर को लॉ मिनिस्ट्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी। इस कमेटी में कुल 8 लोगों के नाम शामिल हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदस्य, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, 15वें फाइनेंस कमीशन के पूर्व चेयरमैन NK सिंह, लोकसभा के पूर्व सचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी का नाम भी इसमें सदस्य के रूप में दिया गया है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात पर विपक्ष लगातार कई आरोप लगाता आ रहा है। इस 8 सदस्यीय कमेटी में शामिल अधीर रंजन ने अपना नाम वापस ले लिया है। अधीर रंजन ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे उस कमेटी में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, जिसकी शर्तें इसके परिणामों की गारंटी के लिए तैयार की गई हैं। मुझे डर है कि ये पूरी तरह से एक धोखा है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में राज्यसभा में मौजूदा नेता प्रतिपक्ष की जगह पूर्व नेता प्रतिपक्ष को जगह देना संसदीय व्यवस्था और लोकतंत्र का अपमान है। दरअसल सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार एक देश एक चुनाव समेत कुछ और बिल ला सकती है। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें भरोसे में लेना चाहिए था।
विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस कवायद का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल विशेष सत्र में हंगामा होना तय लग रहा है। और बात G20 समिट की, क्योंकि दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी और इसकी पुष्टि खुद व्हाइट हाउस ने की है। 8 सितंबर को ये बैठक होनी है और दुनिया के कई बड़े मुद्दों को लेकर इस पे चर्चा हो सकती है। आठ सितंबर को मिलेंगे 2 ग्लोबल लीडर। मोदी बाइडेन मुलाकात पर दुनिया की होगी नजर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 सितंबर को ही भारत आ रहे हैं। वो 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले यानी 8 सितंबर को दिल्ली में होगी एक महामुलाकात। पीएम नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन में होगी द्विपक्षीय बातचीत। शनिवार को व्हाइट हाउस ने ये जानकारी दी। ये द्विपक्षीय बैठक 8 सितंबर को होगी। कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। दोनों नेता रूस यूक्रेन जंग पर बात कर सकते हैं। युद्ध के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों पर बात हो सकती है। दुनिया में गरीबी से बेहतर ढंग से कैसे लड़ा जाए, इस पर बात हो सकती है। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। बाइडेन दिल्ली में ITC मौर्य होटल में ठहरेंगे। उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि बाइडेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की टीम 3 दिन पहले ही भारत पहुंच जाएगी। वो करीब 300 कमांडो से घेरे में रहेंगे। जानकारी के मुताबिक उनके काफिले में 50 से 60 गाड़ियां शामिल हो सकती हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति की कार द बीस्ट को भी भारत लाया जा सकता है, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कार माना जाता है। इस बीच दिल्ली में शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में जबरदस्त सजावट की गई है। फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। तो तमाम खबरें, देश दुनिया का हाल तो आपने